आज हमारे साथ हैं कांग्रेस से नीलेश खंडेलवाल जी, जो कि वर्तमान में राहुल गांधी प्रियंका सेना के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और हमारे शो में, जिसका नाम है मुद्दों की बात, जनता और जनप्रतिनिधियों के साथ। चुनाव में बहुत ज़्यादा वक्त अब है नहीं, सितंबर से जो है पूरी स्थिति ही बदल जाएगी। यहाँ पर आने वाले चुनावों में आप एक कांग्रेस सदस्य के तौर पर क्या देख पा रहे हैं कि कांग्रेस की प्रदेश में इस वक्त स्थिति क्या है? आज जो कांग्रेस की स्थिति है, मैं मान के चलता हूँ, जिस तरह से गहलोत जी ने आज राहत योजना कैंप चलाए, आज मैं तो ये कहूँगा कि 100 यूनिट फ्री जनता को, आम जनता को। आज इंदिरा गांधी रसोई योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, और आपके चाहे पशु बीमा योजना हो, तो मैं कहता हूं कि हर परिवार में, हर समाज को कोई किसी से विरोधाभास नहीं, मतलब सभी आदमियों को इसमें निश्चित रूप से उनका सबको कुछ ना कुछ मिल ही रहा है। मतलब गहलोत जी ने इस तरह का एक प्रोग्राम रखा, एक लोगों की भावनाएं समझी, आम जनता की, चाहे पशुपालक हो, चाहे पैसे वाले हो, चाहे कम, मतलब हर आदमी को इन्होंने सब चीज़ से मौका दिया है और सबको राहत दी है। सर, 25 साल से जो एक ट्रेंड चला आ रहा है, जिसे इस बार कांग्रेस तोड़ने की पुरजोर कोशिश कर रही है, आपको लगता है कि इस बार जो भी ये योजनाएं चलाई गई हैं, जो भी गहलोत सरकार कोशिश कर रही है, कांग्रेस सरकार दोबारा रिपीट होगी? निश्चित, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। आज आप आम जनता से पूछे, चाहे कर्मचारी से पूछे, चाहे पशुपालक से पूछे, चाहे, मैं कहता हूँ कि हर घर के अंदर आज गहलोत जी की जो लोगों के मन में एक उत्सुकता है कि गहलोत जी हमारे एक नेता हैं, और गहलोत जी की होड़, मैं कहता हूँ पूरे देश के अंदर हमारे जो प्रधानमंत्री जो भी नहीं कर सकते, जो उनकी योजनाओं के हिसाब से जो उन्होंने काम किया है, बहुत अच्छा किया है, और उनको हम तो बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे जनता से। मतलब मैं तो अपील करूँगा कि ऐसा नेता, ऐसा मुख्यमंत्री हमने कभी नहीं देखा, जिन्होंने जो दिया है बहुत कुछ दिया है। और एक चीज़ और है, उन्होंने यही बात है कि कहते ना, आप मांगते मांगते थक जाओगे, और मैं देते देते नहीं थकूंगा, बहुत बड़ी बात होती है। इसी बात पर जो है विपक्ष ने इस पर बयान दिया था कि देना तो मुख्यमंत्री जी ने अभी शुरू किया है, ले लो, क्योंकि बहुत देर के बाद, 4.5 साल के बाद जो है उनका जादूगर का पिटारा खुला है। इस पर क्या कहें? मैडम, ऐसा नहीं है। जब भी गहलोत जी आए हैं, विकास के मुद्दों की हमेशा उन्होंने बात की, और विकास के बिना वो कोई बात फालतू का, कोई जातिगत उनका समीकरण नहीं है, लेकिन वो आम जनता के हितैषी हैं, आम जनता को प्यार करती है। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। आप बताइए बीजेपी ने क्या किया है? चाहे हम तो अलवर की बात कर लें, चाहे प्रदेश में बात कर लें, जो विकास की जो गंगा बही है, चाहे गहलोत जी के प्रदेश में और हमारे अलवर जिले में जो हमारे विकास पुरुष हैं भंवर जितेंद्र सिंह जी ने जो कार्य किया है, उसकी कोई होड़ भी नहीं कर सकता। और बीजेपी ने मात्र हिंदू मुस्लिम जाति के आधार पर लड़ाना, आपको पता है अभी भी मणिपुर जल रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है, संसद में अब मोदी जी बोल नहीं रहे। तो मीडिया आजकल क्या है कि गोदी मीडिया हो गई, एक मार्केटिंग का खेल मोदी जी ने कर रखा है, और उनको किसी चीज़ से लेने, ओनली अडानी से लेना देना है। आज अडानी की संपत्ति इतनी बढ़ गई, लेकिन आम जनता का क्या हुआ? आम जनता तो दुखी है। आज टमाटर 250-300 रुपये किलो, ये क्या है? सिलेंडर आज हमारे, मैं तो ये बताऊंगा, आज मोदी जी ने 1100 साढ़े 1100 रुपये की सिलेंडर हो गया, हम 350 में देते थे कांग्रेस सरकार। आज गहलोत जी ने 500 में सिलेंडर दे रहे हैं, ये कम बात है क्या? विकास के नाम पे, और वास्तव में मैं तो कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा छलावा किया है, लोगों से दगा किया है। मात्र वो जब इलेक्शन टाइम आता है, आज गहलोत जी तो मुद्दों की बात कर रहे हैं, सब चीज़ दे तो रहे हैं, वो लास्ट में देख लेना, आप कोई लड़ाई हिंदू मुस्लिम का करा देंगे, कोई जातिगत संघर्ष करा देंगे। अब जिस तरह से गुड़गांव में, ये क्या है? ये सब मुद्दे उनके पास नहीं है, फेल हो चुकी सरकार सेंट्रल में, और निश्चित मान के चले 2024 में कांग्रेस की सरकार भी बनेगी, मैं तो ये कहना चाहूँगा। फिलहाल सर, हम गोदी मीडिया से नहीं हैं। मैं जब बीजेपी के नेताओं से मिलती हूं, तब उनसे भी यही पूछती हूं कि मणिपुर पर पीएम मोदी चुप क्यों हैं, और मैं आपसे भी यही जानना चाहती हूं कि अगर मणिपुर पर सरकार को जवाब देना चाहिए बीजेपी को, तो फिर राजस्थान में जो कुछ हो रहा है, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं, भीलवाड़ा का जो इतना बड़ा भट्टी कांड हुआ, जिसे जो विपक्ष ने एक बहुत बड़ा मुद्दा इस वक्त बनाया हुआ है, तो राजस्थान की सरकार से जवाब मांगना जायज़ कैसे नहीं है? मैडम, सबसे बड़ी बात क्या है कि
आज मणिपुर के अंदर जो हो रहा है, इतना बड़ा मुद्दा है। मेन बात यह है कि आज हम विपक्ष में हैं, ये मान लो सेंट्रल में तो विपक्ष में है ना, उसका जवाब कौन देगा? वो तो मोदी जी ही देंगे। तो यहाँ पर आपकी जैसे सरकार है तो वो भी आपसे जवाब मांग रहे हैं, तो यहाँ से क्यों नहीं मिल रहा जवाब? जैसे कि जितने अपराध आप देखेंगे उठा करके, आप अगर एक हफ्ते में अगर आप देखेंगे तो बीकानेर, करौली, भीलवाड़ा, जोधपुर, खुद अलवर में इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं, इसकी जवाबदेही फिर किसकी रहे? मैडम ऐसा नहीं है, सरकार बिल्कुल इसके लिए बिल्कुल संवेदनशील है और हर चीज़ का प्रयास करा जाए। और मैं बताता हूँ, कोई भी गलत काम करेगा, जीरो टॉलरेंस की बात मैं कहता हूं कि हमारे गहलोत जी करते हैं, और जो भी इसमें आपराधिक मामला आएंगे उसको बख्शा नहीं जाएगा। निश्चित रूप से जो उनका जो सोच है, देखो समय लग सकता है, लेकिन वो ये नहीं है कि वो शांत बैठे हैं। निश्चित रूप से उसको हमेशा उसका वो मिलेगा, समाधान होगा। और मुख्यमंत्री जी ने अभी हाल में ही ये ऐलान किया कि लड़कियों से छेड़छाड़ या आपराधिक मामले किसी के भी होंगे तो उसके कैरेक्टर सर्टिफिकेट में लिखा जाएगा, उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। लगता है कि ये ऐलान या ये आदेश बहुत पहले दे देना चाहिए था, थोड़ा देर हो गई? नहीं मैडम, क्या होता है कि जब माहौल लगता है जिस तरह से देश के अंदर खराब हो रहा है ना, तो उन्होंने देखा जब देश में स्थिति ये खराब है और कहीं पर भी नहीं है पूरे इंडिया में, तो हमारे गहलोत जी तो कर रहे हैं इस चीज़ को। तो चलो देर आए दुरुस्त है, हर चीज़ को माहौल को देख के समय और परिस्थिति के हिसाब से काम होता है और वो कर रहे हैं। एक और उनका बयान इस वक्त बहुत चर्चा में है। उन्होंने एक जगह ये बोला है कि मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहता हूं लेकिन पद ही मुझे नहीं छोड़ता है। किस ओर इशारा करता है, क्या मायने आप निकालते हैं? ऐसा है कि जो गहलोत जी की जो सोच है वो खुद नहीं बोल रहे, आम जनता बोल रही है। आम जनता उनको पसंद करती है। जब आदमी पसंद करता है, मान लो कोई आदमी, सब बड़ाई करते हैं, जब गहलोत जी जाते हैं तो एक चार्मिंग पर्सन तो है ही, तो जब लोगों को बोलता है तो उसी हिसाब से वो बोलते हैं कि पब्लिक की पसंद है, तो वो क्या कर सकते हैं। तो जब आदमी का मान सम्मान होता है, जो कुछ करके दिखा रहा है, देश प्रदेश के अंदर नई नई योजनाएं ला रहे हैं डे बाय डे, ऐसा कोई सा दिन नहीं जिस दिन कुछ नहीं दे रहे हो। उनके पिटारे में बहुत कुछ है और वो दे रहे हैं। और वो एक ये चीज़ चाहते हैं कि प्रदेश का एक विकास हो और हर समाज को, हर तबके को कुछ ना कुछ मिले। मैं अगर अलवर की बात करूं अब, तो अलवर में पिछले 15 साल से यहाँ से बीजेपी जीती आई है। 2 बार भवन जो है जितेंद्र सिंह जी यहाँ से जीते, उसके बाद से फिर कांग्रेस वो सीट पर कब्जा नहीं कर पाई। इस बार आप क्या देख पा रहे हैं? क्या ये जो बीजेपी का गढ़ रहा है अभी इतने साल से अलवर, क्या इस बार आप ऐसा देखते हैं कि कांग्रेस से कोई एक ऐसा चेहरा है जो इसको तोड़ सकता है? मैडम, 15 साल से जो शहर की दुर्दशा हुई है, जिस तरह के एमएलए रहे हैं अलवर के अंदर, उन्होंने विकास के नाम पे कोई ऐसा कुछ काम नहीं किया, ओनली भ्रष्टाचार ही फैलाया है। चाहे पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल जी थे, उनने तो एक सीमा ही लांघ दी थी। उन्होंने तो कोई प्रॉपर्टी के मैटर्स में काफ़ी, उन्होंने अलवर के अंदर हर चीज़ के अंदर उनको पैसा चाहिए था और गलत नीति भी उन्होंने अपनाई। अंबेडकर में भी एक ज़मीन है जो एजुकेशनल ट्रस्ट की थी, वोकेशनल एजुकेशन की थी, उन्होंने उस ज़मीन को रेजिडेंशियल जोन में कराने का भी प्रयास खूब किया और काफ़ी उसमें हद तक वो आगे रहे। लेकिन जब कलेक्टर साहब थे उस समय, मुक्तानंद जी, और हिमांशु गुप्ता जी थे यूआईटी सेक्रेटरी, तो उनके सामने हमने बातें रखी, तो उन्होंने माना कि वो जो काम हो रहे थे वो गलत नीति से हो रहे थे। तो मैं हाई कोर्ट, हम लोग गए हुए हैं और हाई कोर्ट में पीएलआई लगाई हुई है और हमारी पीएलआई एक्सेप्ट हो चुकी है। यानी कि मानो कि भ्रष्टाचार की एक लिमिट होती है, वो आज 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है जो उन्होंने बहुत सस्ती, 50 करोड़ 100 करोड़ जो थी उन्होंने बहुत सस्ती ली, क्योंकि उन्होंने सोचा मैं इसमें मुख्यमंत्री आवास योजनाएं बनाऊंगा, एक आरक्षित जमीन के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया। और भी बड़े मुद्दे हैं, वैशाली नगर की साइड ज़मीन सूर्यनगर में भी है। यानी उन्होंने चाहे सीवर की हो, चाहे वाटर सप्लाई का काम हो, जो लाइनिंग डलती है, तो कहने की बात नहीं है। उन्होंने भ्रष्टाचार तो उस समय चरम सीमा पे था। संजय शर्मा जी के कार्यकाल को किस तरीके से आप देखते हैं? देखो, संजय शर्मा जी के कार्यकाल में आपने देखा, जब मुद्दों की बात आती है, जब पब्लिक के लिए बात आती है हित में, तो मेरे को लगता नहीं है उन्होंने आज तक कोई इस तरह का बड़े काम किए हों। अचीवमेंट कोई नहीं है। और जिस तरह के अलवर को आज हमने देखा, जिसमें इसमें काफ़ी संभावनाएं हैं विकास की, ऐसा नहीं है शहर में। आज डेवलपमेंट की टूरिज्म बढ़ सकता है, कोई ध्यान नहीं है।
और भी आज हमारे अलवर के अंदर आज जैसे मुंशी महारानी हो गया, होप सर्कस हो गया या गरबाजी, इस तरह के काफ़ी क्षेत्र हैं। करीब मैं मान के चलता हूँ कि टूरिज़्म को हमारा डेवलपमेंट भी यहाँ पे काफ़ी हो सकता था, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। इंडस्ट्री एरिया है MIA, उसका भी डेवलपमेंट के बारे में मैं बताता हूँ आपको कि उसमें भी काफ़ी संभावनाएँ हैं। और आप ये बताइए कि आज तक बनवारी लाल सिंघल जी हों चाहे संजय शर्मा जी हों, उन्होंने आम जनता हो गई या स्टूडेंट्स हो गए, आज नई जनरेशन है वो पढ़ने कहाँ जाए। आज यूनिवर्सिटी आपको पता है ऐसी कोई टॉप क्लास नहीं है। आज यूनिवर्सिटी के बारे में सोचे तो एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी के बारे में अपन सोच सकते थे। आज कोई बच्चा, हम तो कहें कि विदेशों से पढ़ने इंडिया आवे, इंडिया के अलवर में आवे। अब जो अलवर में वो पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से जब उनको एजुकेशन अच्छी दी जाएगी, शहर के लोगों को भी, बच्चों को भी रोज़गार मिलेगा। अब रोज़गार तो जब मिलेगा ना, जब वो पढ़ लिख लेंगे, अच्छी एजुकेशन लेंगे। क्योंकि मैं भी काफ़ी बार विदेश गया हूँ, मेरा बच्चा भी एक ऑस्ट्रेलिया है, NRI है, और एक बेटा इंग्लैंड से MBA करके है। मैं आपको ये बताता हूँ, काफ़ी चीज़ें हमने शुरू से देखी हैं, और मैं एक ज़मीनी धरातल वाला आदमी हूँ। एक्चुअल मेरे फादर टीचर थे सिंपल, और मैं भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में नौकरी की है। जब मैंने देखा लोगों को कि कुछ करके दिखाएं, तो मैंने क्या है कि 2006 में VRS ले लिया था नौकरी से, और अपना व्यापार क्षेत्र भी बढ़ाया। मेरा राजनीति में शौक था कि कुछ जनता की सेवा कैसे हो, और हर चीज़ को मैंने ज़मीनी से देखा, गरीब तबके का, क्योंकि हम गरीब परिवार से आते थे, तो मैं ज़मीन दुख समझता हूँ गरीबों के, कि उसको क्या परिस्थिति स्थिति, आज एजुकेशन उसको नहीं मिल पा रही। ये नहीं गरीब बच्चा एजुकेशन में हाई टॉपर नहीं बन सकता, संभावनाएं बहुत हैं, लेकिन उसको सुविधाएं नहीं मिल पा रही। और उन पे ध्यान रखकर हम ये चाहते हैं कि कोई अच्छा यूनिवर्सिटी हो तो उसको सारी सुविधाएं मिले, और वो आगे देश का नाम और अपने शहर का नाम ऊंचा करें। सर, इतने माइनस पॉइंट्स बीजेपी के विधायकों के होने के बावजूद भी क्या वजह मानते हैं आप उनके लगातार जीतने की? मतलब कहीं ना कहीं जनता ने शायद उन्हें थोड़ा बहुत पसंद ही किया होगा तभी वोट दिए हैं, या फिर कुछ और वजह आप मानते हैं? जातिगत समीकरण? देखिए मैडम, एक तो जातिगत समीकरण तो होती है, और आदमी कई बार भावनाओं में बह जाता है। ये नहीं मैं वैश्य समाज से हूँ तो मैं कह दूँ साहब जातिगत मेरा ये चीज़ है। यदि हम हमारे पे बात करें तो ठीक है, पहले भी कैंडिडेट अच्छे रहे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा, चाहे हमारे कांग्रेस के थे, लेकिन स्थिति और परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती है, क्योंकि वो भी हिंदू मुस्लिम है या कोई चीज़ ऐसे, एक बीजेपी कुछ ना कुछ ऐसा मैटर लेके आती है सामने, जो लोग विकास को भूल के कुछ इस चीज़ पे, नहीं तो भवर जितेंद्र सिंह जी ने काम कम किया। ये बताइए, आज जितने फ्लाईओवर्स बने हैं, ESI हॉस्पिटल हो गया, मेडिकल कॉलेज हो गया, पैरामिलिट्री फोर्सेज हो गई, आप बताइए विकास, जब भवर साहब थे तो विकास की गंगा बह रही थी अलवर में। उसके बाद अब हमारे सांसद बालकनाथ जी, आप जान ही रहे हो, लेना देना नहीं, बाबा जी हैं, अब उनको तो लेना देना नहीं है। और जो बढ़िया काम है, अब आप ये भी कहेंगे भवर साहब को लोगों ने हरा ही दिया ना, विकास पुरुष को हरा दिया। तो कुछ कहते ना, कोई आदमी झूठ बोलकर मीडिया में गलत तरीके से चलना होता है, गोदी मीडिया में तो बिल्कुल फिर कहूँगा दोबारा, तो वो चीज़ देखते हैं लोग, है ना, विकास की बात नहीं करेंगे, हमेशा दूसरी चीज़ पर ले जाते हैं, जातिवाद, इन चीज़ों पे ले जाते हैं। उस समय माहौल अलग था, क्योंकि उन्होंने, पब्लिक ने ये समझा था, मैं बताऊँ आपको, उस समय मेरा जो मानना है कि पब्लिक ये समझती थी कि मोदी जी जिस तरह से बोलते थे ना, जैसे एक बॉलीवुड एक्टर बोल रहा है, डायलॉग्स बोल रहा है, तो वो डायलॉग्स बड़े पसंद आते थे लोगों को। आदमी कहते हैं ये चीज़ है, तो उनके डायलॉग्स के साथ मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। जैसे एक बंदर की कहानी है, मैंने सुना, एक जंगल में एक शेर रहता था, और शेर रहता था, और बंदर ये सारे जंगल के सारे जानवर रहते थे। तो साहब एक दिन सबने मीटिंग करी, एक बंदर ने कहा मैं क्यों नहीं बन सकता प्रधानमंत्री? तो साहब एक मीटिंग हुई, साहब इनको आपके इसको बना दो। साहब बंदर को प्रधानमंत्री बना दिया गया। अब प्रधानमंत्री तो बना दिया, अब उसने शुरुआत हुई, सब अब जेल, शेर आया मान लो, वो गया खाने के लिए बकरी को, तो बकरी भागी बंदर के पास गई, उन्हें साहब ये संभालो। अब बंदर साहब डाल बैठ गया, उछल कूद करे, कभी इस डाल से, कभी उस डाल पे, कभी उस डाल पे, कभी उधर घूमता रहा। फिर सब बकरी, तो फिर लोगों ने मीटिंग करी, साहब ये तो मामला गड़बड़ हो गया, अपने तो गलत बना दिया। तो वो बंदर से दोबारा उन्होंने, प्रधानमंत्री साहब हमने तो आपको प्रधानमंत्री आवास तो बनाया, आप हमारी हेल्प करोगा? ये भाई बताओ, मैंने उछल कूद में कसर छोड़ी तो बोल दो, मैं यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, ये बाकी यार ऊपर वाला का हाथ है, मैं क्या कर सकता हूँ? मतलब
ओनली मोदी जी ने उछल कूद के अलावा कुछ नहीं किया। सारी चीज़ें बेच दी, आज एयरपोर्ट बेच दिए, पेट्रोल बेच दिए, मतलब आज कौन सी चीज़ नहीं बेची, रेलवे बेच दी, उन्होंने LIC बेच दी, उन्होंने बेचने का काम किया। 70 साल में उन्होंने ये नहीं देखा कि कांग्रेस ने क्या क्या बनाया। आज मेरा बेटा, मान लो आज कोई चीज़ हमने बनाई और बच्चा बेच रहा हो, बच्चा यूँ कहा मुझसे, पापा आपने क्या किया ज़िंदगी में, आपने तो कुछ नहीं, यानी कि बना के जो दिया उसको कुछ नहीं। स्थिति ये होती है, चाहे मेरी भी एक तमन्ना रहती है, चाहे मैंने जो एसेट्स किया है, मैंने अपनी जो कुछ बनाया है, बच्चा हमसे कहीं आगे निकले। तो मैं भी ये कहना चाहूँगा, मोदी जी ये करके दिखाते हैं कि कांग्रेस ने क्या है, देखो मैंने ये एम्स बना दिया, इस तरह के कॉलेज बना दिए, खत्म कहानी, कुछ नहीं, उनका तो बेचने का काम है। जब बच्चा नालायक हो जाता है ना, तो उसको घर में भी रहने का अधिकार नहीं है। कहते हैं ना, पूत कपूत को धन संचय, पूत सपूतों के धन संचय। जब कपूत प्रधानमंत्री ने, इसको तो निपटाना है, इसको तो बात ही बात करनी है, लेना देना कुछ नहीं है। मैं तो ये कहना चाहूँगा, सबसे बड़ी बात यह है कि देश का भविष्य बड़ा खराब है। बीजेपी राजस्थान में एक बार फिर से पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने जा रही है और खुद पीएम मोदी ने पूरी कमान थाम रखी है। कई दौरे भी यहाँ पर उनके आपने पढ़े होंगे कि कई रैलियाँ कर चुके हैं। क्या इस बार भी आपको राजस्थान में बीजेपी की मोदी लहर नज़र आ रही है इस बार? नहीं, पब्लिक सब समझ गई। अब धीरे धीरे बहुत चेंज आया है, काफ़ी कुछ लोग काफ़ी मिलते हैं जब कहते हैं हम परेशान हैं, आज रोज़गार नहीं है, महंगाई है। और अब मोदी जी भी अब कहाँ तक बार बार झूठ बोलेंगे। जब नोटबंदी भी लाए थे तो साहब भाइयों बहनों मुझको पकड़ लेना चौराहे पे, कुछ लेने देने। ये तो क्या है कि इनको तो मार्केटिंग है, लेकिन अब पब्लिक समझ गई। हर आदमी बार बार कब तक झूठ बोलेगा, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार, अब टर्म्स है ना, अब नहीं है, अब चलने वाली नहीं है। मोदी जी आएंगे, गलतफहमी है, सब निकल जानी है। जिस तरह से कर्नाटक में हुआ ना इनका हाल, उससे ज़्यादा खराब 150+ सीट आ रही है कांग्रेस की, ये तय मान के चलना। राहुल गांधी जी की जो है सदस्यता फिर से बहाल हो गई। बहुत ज़्यादा कांग्रेसियों में खुशी का माहौल था। 137 दिन के बाद जब लौटे तो स्वैग से उनका स्वागत हुआ वहाँ पर। इस पर क्या कहें? देखिए बीजेपी की हार है। मैं तो कहता हूँ कि सत्य पराजित नहीं हो सकता। मान लो आज उन्होंने परेशान कर लिया, असत्य की थोड़ी दिन चलती है और सत्य ही जीत होती है, इसमें मान के चलिए। राहुल गांधी एक पढ़े लिखे, जो ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। आज मैं कहता हूँ डिबेट कर ले राहुल गांधी जी से मोदी जी, जब पता लगेगा। वो जो विदेशों में डिबेट करते हैं, पब्लिक के सामने करते हैं, सवाल पूछे जाते हैं, बच्चों के सामने करते हैं। आज हर DU के बच्चे हैं, इस तरह से हर जगह चले जाते हैं। वो मात्र मोदी जी का तो सिस्टम अलग है। उन्होंने जो किया ना, तो वो ओनली, उन्होंने तो कोई किताब ऐसी पढ़ी हुई है, उनको पता है कि पब्लिक की नंबर समझ के पब्लिक कैसे बेवकूफ़ बनेगी। लेकिन उनको पब्लिक से लेना देना नहीं है। जो अपने परिवार का नहीं हो, दूसरे कहाँ से होगा। मेन बात है, राहुल जी बहुत अच्छे, संस्कारवान, सब कुछ तरीके से पढ़े लिखे, और उनकी जो सोच है हर जनता के साथ। अभी आपने देखा कभी हर जगह पे वो जा रहे हैं, चाहे किसान के साथ, कहीं वो चीज़ें, घर के अंदर प्रोग्राम भी रखा उन्होंने, हर किसान परिवार को बुलाया। तो उनकी सोच बहुत अच्छी है। सोशल मीडिया ने उनको गलत तरीके से दिखाया और धीरे धीरे पब्लिक समझने लग गई। विल पावर देखिए आप, कन्याकुमारी से जम्मू तक चलना हर एक आदमी के बस की है, ये 20 किलोमीटर नहीं चल सकता। ये मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि पिछले कुछ सालों में राहुल गांधी जी के व्यक्तित्व में एक बहुत बदलाव दिखा है। AC के रूम्स में से निकल की जनता से उन्होंने सीधे डायरेक्ट कनेक्ट करना जो शुरू किया है, कर्नाटक में उसका असर देखने को मिला। आपकी सरकार बनी, आपको लगता है अब जैसे वो वापस फिर से फॉर्म में लौट आए हैं, राजस्थान में फिर से राहुल गांधी जी जिस तरीके से कहते हैं हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, फिर से खुलेगी यहाँ पर? बिल्कुल। देखिए उन्होंने मोमबत्ती की दुकान ही खोली है और लोग ने उनको अप्रिशिएट किया। कभी उन्होंने जाति और धर्म के आधार पे कभी कोई बात नहीं की। उन्हें जब चर्चा की तो देश की। उनको दुख होता है क्योंकि आज देश को, आज जवाहरलाल नेहरू का देश है, महात्मा गांधी का देश है, भगत सिंह का देश है, ये नेहरू परिवार, गांधी परिवार। मतलब मेरा कहने का ये है कि जो चीज़ को इन्होंने तैयार किया, काफ़ी समय लगा, उस चीज़ को मोदी सरकार बेचने में लग रही है, तो सबकी पीड़ा है। आज राहुल गांधी जी इसी बात को तो रख रहे हैं कि 20,000 करोड़ रुपए का जो जवाब है अडानी जी नहीं दे पा रहे, वो किसके हैं, क्या कारण है? क्योंकि ये पार्टनरशिप है इनकी। पैसा मोदी का, नाम उसका, मतलब इस तरह का उन्होंने एक गाल मिल कर जो भी चीज़ देते। तो एक बात होता, घर के अंदर 5 बच्चे हैं, परिवार है, तो बाप क्या करता है, व्यापार में भी बराबर देता है, कुछ करता है।
इन्होंने तो पूरा देश का पैसा ही उनको दे दिया अडानी को। कितना लाख करोड़ का लोन है, जो भी चीज़ें का बेटा ठीक है, तू है, मेरा इलेक्शन का खर्चा तेरा, बाकी पार्टनरशिप ये हो गई। सारी व्यवस्थाएं चल रही है, मार्केटिंग का काम कर ही रखा है अडानी ने, सब चीज़ें चलती है। चाहे ऑस्ट्रेलिया में कोयले की खदानें हो, चाहे पेट्रोल पंप्स हो, चाहे एयरपोर्ट्स हो, सब अडानी। वाह भाई वाह अडानी। और उनका साहब देखो देश आगे बढ़ रहा है, देश के अडानी आगे बढ़ रहा है और मोदी जी बढ़ रहे हैं इस चीज़ में। सर, जनहित के मुद्दे भी आप वक्त वक्त पर उठाते रहते हैं। मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरीके से आपने कौन कौन से मुद्दे अलवर से बेसिकली जो जुड़े हुए थे वो आपने उठाए और ऊपर तक आप उनको लेकर गए। मैडम, मैंने क्या है कि मैं एक जुझारू टाइप से रहा हूँ। मैंने कभी भी अपना स्वार्थ कभी ज़िंदगी में नहीं देखा और मैं सुबह 6 बजे निकल के रात को 11 बजे तक मैंने काम किया और जनहित के मुद्दे उठाए। आज चाहे ये पासपोर्ट ऑफिस आप देख रहे हैं ना, मैंने धरना दिया यहाँ पर, मैं दिल्ली भी गया, सब जगह गया। उसके बाद 7-8 साल भर 7-8 महीने लगे। निश्चित रूप से वो अलवर की एक सोच थी, क्योंकि आज हमारे बच्चे पासपोर्ट कहाँ बनवाने जाए, वो फिर जयपुर जाना पड़ता था, समय नहीं और फिर पैसा खर्च होता था। हर आदमी खर्च नहीं कर सकता था, देखो सारी सुविधाएं ये चीज़ें। तो वो मैंने जब कई लोगों से बात की, यूथों से बात की, तो उन्होंने एक ही समस्या को माना कि ये तरह की चीज़ें होना चाहिए। तो मैं सबको शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा कि अलवर के अंदर एक पासपोर्ट ऑफिस खुला। दूसरी बात, जब मैं निकलता था तो हर वार्ड में जाता था तो महिलाएं बड़ी त्रस्त हुआ करती थी। कच्ची शराब, अवैध शराब चलती थी और जो ठेकेदार थे वो मकानों के अंदर शराब रखते थे। तो हमको पता लगा तो हम लोग जाते थे वहाँ पे, तो हमने मकान से निकाल के बाहर फेंकी है और ये मीडिया में आया, काफ़ी चला है। और वहाँ की महिलाएं इतना अप्रिशिएट करती थी, साहब आप तो बिल्कुल ही, मैंने कभी निडरता से रहा हूँ क्योंकि मैंने कभी किसी के साथ समझौता नहीं किया, गलत चीज़ों के साथ, भ्रष्टाचार और गलत चीज़ नीतियों से मेरा समझौता ही नहीं रहा। तो मैं हमेशा एक डेवलपमेंट की या आम जनता की ये देखता हूँ, हर परिवार सुखी रहे, खुशहाल रहे, उनको किसी चीज़ का दुख नहीं रहना चाहिए। तो वो मैंने काफ़ी मुद्दे उठाए, चाहे पानी के मुद्दे हों, हर वार्ड के अंदर मैंने समस्याएं उठाई। और पानी की जो उस समय जब बीजेपी की सरकार थी उस समय मैंने काफ़ी काम किए, तो लोगों ने अप्रिशिएट किया और काफ़ी ये चीज़ थी। चाहे वसुंधरा जी थी, उनकी गलती नीति थी, मैंने उनको काले गुब्बारे उनको फ्रंट में मैंने दिखाए, जो पत्रिका में फोटो भी आई थी फ्रंट पेज पे। तो और भी जितने भी चाहे आपका भ्रष्टाचार हो, तहसील में हो, यूआईटी में हो, चाहे किसी चीज़ में हो, मैंने सबसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और पार्टी के लिए भी, चाहे ये फ्लाईओवर्स थे, आपको पता है जब बीजेपी की सरकार थी तो खोल नहीं रहे थे ये लोग, भगत सिंह सर्किल से आगे वाला खोल नहीं रहे। हमने विरोध प्रदर्शन, हमारे खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज हुई थी, एफआईआर लग गई। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि काफ़ी हमने स्ट्रगल किया है और कई केसेस भी हमारे ऊपर लगे और बीजेपी विधायक ने मेरे खिलाफ बहुत केस किए, लेकिन मैं बिल्कुल पाक साफ था। मेरी ज़िंदगी में मैं इस मामले में बेदाग छवि रहा हूँ। एक जो बातें होती है मैं सामने बेबाक रखता हूँ, चाहे कोई हो, इस चीज़ से डरता नहीं हूँ, चाहे विधायक हो चाहे और कोई हो। बात जो होगी, मुद्दों की बात में मैं ये बता रहा हूँ, बिल्कुल नीट एंड क्लीन सामने जवाब मिलेगा आपको। और थोड़ी सी एक चीज़ बताता हूँ, अब डेयरी की बात आ जाइए। डेयरी में डायरेक्टर हैं और वहाँ पे भी ज़बरदस्त तरीके से आपने भी खबर पड़े होंगे, मिलावट का काम चल रहा है और नकली दूध हो गया। और आज इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है, अब घी बाहर जा रहा है, नंबर 2 में गया और पकड़ लिया गया उस चीज़ पे, आज तक कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। आज जो थैली आती है दूध की, सरस डेयरी की, आप बात समझिए मेरी बात को जो कहना चाह रहा हूँ, वो 60% फैट होता है उसमें और ग्लूकोज उसमें नहीं होना चाहिए। उसमें जब चेक कराया गया, भास्कर ने इसका स्टिंग ऑपरेशन किया तो उसमें पाया कि उसमें 7% फैट कम था। आप ये मानो कितना बड़ा, जो 1 लाख लीटर दूध जाता तो कितने लाख की पर डे की चोरी हो रही है। और चलो ये भी नहीं, उसमें ग्लूकोज है। आपको पता है ग्लूकोज जो होता है वो जहर है। आदमी विश्वास करता है, ट्रस्ट करता है सरस डेयरी पे। तो आज मैं ये कहना चाहूँगा, बड़ी पीड़ा होती है, मैं तो खुद को इसका दुख होता है क्योंकि हम तो पब्लिक की समाज सेवा की बात है। हमने जब उसकी जांच की और कराई और देखा तो हमने उसके खिलाफ भी मुद्दा खोल दिया। हमारे फर्क में सामने वाला कौन है, गलत करेगा तो वो भुगतेगा। आज एक बात है, ये एक गर्भवती महिलाएं भी दूध पीती है, आज छोटा बच्चा भी दूध पीता है, हर परिवार में दूध जाता है और डेयरी पे एक विश्वास रहता है कि ये बिल्कुल ओके दूध है। जहर आज ये जनता को पिला रहे हैं शहर के अंदर, क्या मैं वो देखता रहूं?
मैं इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ आपको, मैं तो बड़ा दुखी होता हूँ इन चीज़ों से कि आदमी अपने पैसे के लिए इतने लाखों लोगों को, यानी कि कहते हैं ना कैंसर से, मैं तो ये कहूँगा कि आने वाली जो भविष्य की पीढ़ी है वो विकलांग होंगी, कैंसर से पीड़ित होंगी, इसका जवाबदेही किसकी बनती है? मैं तो कहता हूँ सरकार को भी और जनता को इसके लिए सजग और बिल्कुल हो जाना चाहिए और इसके खिलाफ पूरी लड़ाई लड़नी चाहिए, और मैं उसके लिए लड़ रहा हूँ। हम आगे तक चल रहे हैं और निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलेगी, क्योंकि गलत चीज़ें, जनता को ये नहीं है कि डेयरी का दूध मिलावटी मिले। इनके अलावा अलवर शहर की और आप और कौन सी मुख्य समस्याएं मानते हैं जिनका कुछ का समाधान हो चुका है लेकिन अभी भी आपको लगता है कि उन पर काम किया जाना बाकी, और आपकी सरकार आएगी तो निश्चित तौर पर उनका समस्याओं का हल ज़रूर होगा? देखिए मैडम, सबसे पहली बात तो शिक्षा और चिकित्सा की होती है, और फिर ये सड़क, पानी, हर आदमी की आवश्यकताएं होती है, मूलभूत सुविधाएं, ज़रूरतें हैं उनकी। तो आज के डेट में मैं जो कह रहा हूँ, ये देखना चाह रहे हैं कि जो एक तो ट्रैफिक की जो व्यवस्था है वो थोड़ी तरीके से वो हो, और जो आज ये ठेली पटरी इस तरह का है, इनको अलग तरीके से कहीं शिफ्टिंग हो, जिससे अपना शहर साफ़ सुथरा नज़र आवे। और पानी की समस्या भी देखो एक बहुत बड़ी समस्या है, और हमारी जो राजस्थान सरकार है, ERPC वाला मैटर चल रहा है इस कैनाल का, तो निश्चित रूप से अब आपको पता है सेंट्रल ने उस कार्यवाही को रोक रखी है, अन्यथा वो भी कार्यवाही, गहलोत जी बड़े इस चीज़ के लिए चर्चा कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, और हमारा प्रयास है कि हो सकता है कुछ ना कुछ इसके लिए बढ़ावा मिलेगा और काम होगा, और पानी की समस्या कुछ समय में जब हम वक्त आएगा कुछ बाई चांस, तो सारी समस्या मैं बता रहा हूँ, ये कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है। पानी, बिजली, ये बहुत अच्छी तरीके से जा रहा है, लेकिन हाँ, ये आसानी से नॉर्मल है। ये सोच होनी चाहिए पॉजिटिव। आदमी सोचे इच्छा शक्ति का खेल है, और है क्या? एक तो आदमी इच्छा शक्ति हो जेब में माल भरना, अधिकतर तो सारे भ्रष्टाचार के खेल हैं। नहीं तो आदमी ईमानदार हो तो खड़ा हो जाए ना, क्या फर्क पड़ता है? मुझको तो पैसे की जरूरत है नहीं, ऊपर वाले घर से दोनों बच्चे लायक हैं, और अपन भी ठीक है, सक्षम, और सब चीज़ें हैं, सुविधाएं पूरी कर रखी हैं। जब मैं नौकरी छोड़ सकता हूँ, आप बताइए, मैं तो गवर्नमेंट जॉब में था। जन समस्याओं के, जनता की भावनाओं के लिए तो हमने थोड़ा दुख होता है। हर चीज़ देखिए ना लाइफ में, सुख भी देखे हैं, दुख भी देखे, दुख ज़्यादा देखे हम लोगों ने, लेकिन नज़दीकी से सब चीज़ों को देखा। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा शहर भी, देश भी खुशहाल रहे, और आपसी भाईचारे से रहे, कहीं इधर उधर की बातों में ना आए। और जिस तरह के ये फालतू की बकवास, अब 3 महीने आएंगे, देखना भी क्या क्या फेंकेंगे बीजेपी के लोग, ऊट फटांग बोलेंगे। हो सकता है मेरे बारे में बात और किसी के बारे में करें, काम नहीं करेंगे, ये नहीं बताएंगे, इनसे ये पूछ लो ये क्या, लेकिन किया है तो उन्होंने, आपने क्या लिया, जेब में कितना रखा, इनकी जांच करा लीजिए, ईडी से करा लो, सीबीआई से करा लो। बीजेपी की नहीं सहेगा राजस्थान अभियान, जो एक बिल्कुल बड़े स्तर पर उन्होंने भी जयपुर में घेराव भी किया, और हर घर में जा कर के वो ये नहीं सहेगा राजस्थान, क्या नहीं सहेगा, भ्रष्टाचार नहीं सहेगा, ये नहीं सहेगा, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल सही बात है। इस समय बीजेपी जो कह रही है नहीं सहेगा राजस्थान, अब इनको तो वो लग रहा है कि अब इनको नहीं सहेगा राजस्थान, क्योंकि जो कांग्रेस की नीतियां हैं ये घबरा गए। इन्होंने यार 500 में सिलेंडर दे दिया, 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी, मेडिक्लेम पॉलिसीज आज सारी की सारी आप देखिए, 25 लाख का बीमा हो गया, और आपके ये पशुपालक बीमा 40,000 का ये हो गया, और इंदिरा गांधी रसोई योजना हो गई। तो इतनी सारी योजनाएं आ गई। इन्होंने कहा कि अब ये नहीं सहेगा राजस्थान, राजस्थान तो इनको सह रहा है। राजस्थान वाले तो ये कह रहे हैं कि नहीं सहेगा, हम बीजेपी वाले को नहीं सहेंगे, जनता इनके खिलाफ है। तो राजस्थान क्या इन चीज़ों को नहीं सहेगा? राजस्थान में नहीं चाहिए पब्लिक को 500 का सिलेंडर, 100 यूनिट फ्री नहीं चाहिए, ये नहीं सहेगा। यानी कि चाह रहे हैं कि आप इन चीज़ों कुछ मत दो जनता को, हमारी बात सुनो, और हिंदू मुस्लिम और फालतू की बातें करके जनता को बेवकूफ़ बनाओ, ये नहीं सहेगा राजस्थान। रक्षाबंधन से पहले जो है महिलाओं को जो गहलोत जी ने एक फ्री फ़ोन देने का वादा किया था, उसकी भी शुरुआत होने वाली है 10 तारीख से है जी। बिल्कुल मैडम, देखिए अब एक बात बताइए, आज महिलाओं को सारी सुविधाएं दे रहे हैं, हर चीज़ पे ध्यान दिया जा रहा है गहलोत जी, मतलब एक इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? महिलाओं को रसोई योजना में आज कोई चीज़ है, सिलेंडर, और ये मोबाइल हाथ में होना। एक आज हमारी बच्ची भी हैं या वो हैं, तो मान के चलिए इससे आज एजुकेशन का भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है, तो काफ़ी उसमें संभावनाएं नज़र आती हैं।
और महिलाओं को सीखने को बहुत कुछ मिलता है। बीजेपी कह रही है ये सब करके वो अपना वोट बैंक पक्का कर रहे हैं। अरे इससे क्या है, अच्छी बात है, वो तो एजुकेशन के लिए बात कर रहे हैं, उनको हर चीज़ की नॉलेज हो, ज्ञान हो। जितने फ़ोन महिलाओं के जाएंगे उतने ही ज़्यादा वोट देखिए महिलाएं चर्चा करती हैं, महिलाएं हमसे ज़्यादा समझती हैं। आज जब पार्क में मेरी मदर बैठती है ना, तो वहाँ करीब 15, 20, 25 लेडीज आ जाती हैं, तो हर चीज़ की डिस्कस वो बता देती हैं कि सारी क्या योजना है और क्या क्या बातें हैं। मतलब आम जनता में इतना गहलोत जी के प्रति इतना स्नेह है, जो जानता भाई ऐसा मुख्यमंत्री तो पहली बार ही है जिस तरह का सब दे रहे हैं, क्योंकि आज तक बीजेपी ने कुछ नहीं दिया बेवकूफ़ बनाने के अलावा। बीजेपी ये भी बोलती है कि सबको ऐसा लगता भी है कि ये जो फ्री देने का जो आइडिया है वो कहीं ना कहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आप पार्टी से निकल कर आया है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ये तो मात्र अब देखो, ये तो ही कहेंगे वहाँ से आया यहाँ से आया, इनके पास कोई बात ही नहीं है। यूँ बताओ ना, आप क्या कर रहे हो, क्या दे रहे हो? कई बार तो अमित शाह भी कहते, वो तो कहते 15-15 लाख रुपए दे देंगे आपके खाते में जाएंगे। नहीं समझे बात को? तो ये चीज़ें कहने का, मोदी जी ने बोला ना 15-15 लाख खातों में आ जाएंगे, फिर अमित शाह जी बोल रहे हैं साहब ये तो हमारा एक वो था, झूठ बोलने के मतलब इनके तरीके हैं। ये तो एक ये हमेशा लोगों को भ्रमित करते हैं। देना कुछ नहीं है, बात ज़्यादा करनी है। चलो ये बता दो, विकास के बारे में बात कर लेंगे, कह दो मैंने ये कर दिया, अपने वो 10 काम तो बता दें कि हमने देश के अंदर ये कर दिया। तो कांग्रेस के विकास के सामने भी मोदी जी कहीं पर भी नहीं ठहरते, ओनली उन्हें बेचने काम किया, कांग्रेस में बढ़ाने का काम किया। तो सिर्फ आपका ये कहना है कि राजस्थान में ही नहीं, सेंट्रल में भी जब अभी लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं तो कांग्रेस काफ़ी परिवर्तन आएगा। आप ये मान के चलना, प्रत्याशित संभावनाएं और एक इस तरह का माहौल आएगा, बनेगा। जनता क्या बोलती नहीं है, उनको पता है कि ईडी आ जाएगी, सीबीआई आ जाएगी। आजकल इस चीज़ की दहशत बढ़ गई है हर परिवार में, हर जनता में, हर राजनीति वाले को। आपने कुछ बोला, आपके घर पे ईडी का छापा। तो उन्होंने खेल बना रखा है उस चीज़ को। आज सारी चारों साइड से जिसने कोई बोला देख लो। और एक बात बताइए, कांग्रेस के काफ़ी लीडर्स हैं, उन पे इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, वो बीजेपी में चले गए। क्या वो वॉशिंग मशीन उनके पास है, वो धुल गए, बिल्कुल साफ हो गए, तो उस समय क्यों नहीं बोलते ये? आज आप मानो उनके पास 60% से ऊपर तो कांग्रेस ही है। जितने भी सांसद बैठे हैं 60% तो लगभग कांग्रेस के बैठे होंगे उनके पास भी, वो जो कांग्रेस को छोड़कर गए हैं। वो गए क्यों हैं, उनका कारण क्या है, इस चीज़ को जानना होगा। ये ओनली दहशत और भय जो फैला रखा है ईडी की। आज हर आदमी डरता है कि यार मेरे कोई जान को खामे खा क्या हो जाता है कोई चीज़ को, कि मेरे को फंसा नहीं दें, मेरे को मरवा नहीं दें। तो इन लोगों ने तो इसी तरह के काम कर रखे हैं। ये कितनी सीटें आने की उम्मीद है सर अब इस बार आपको राजस्थान में? 150 प्लस आ रही है, बिल्कुल। आप सोच नहीं सकते। आप खड़े हो जाइए, चलो एक काम करो, बाहर जाओ, इधर जाओ, पब्लिक से पूछो, महिला से पूछो, वो खुश है अरे मेरे गहलोत जी या उस तरह का है। तो हर आदमी का मन है कि ये तो इतना पिटारा खोल दिया, अब ये मानो जब ये दे दिया तो आने वाले 5 साल में क्या देंगे। मैं मानता हूं कि वही इनके मुकाबले नहीं कर सकते गहलोत जी का। सबसे बड़ी बात ये, जनता बड़ी खुश है और जाति और धर्म कुछ नहीं, सब समाज को लेके पार्टी चल रही है आगे। सर, चुनाव से पहले आप प्रदेश की जनता से और अपने ज़िले की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, मैं ज़िले की जनता और प्रदेश की जनता से अपील करना चाहूँगा कि आज जिस तरह का देश में माहौल है वो आपने देखा है, और प्रदेश के अंदर आज हमारे गहलोत जी और अलवर शहर में विकास पुरुष भंवर जितेंद्र सिंह जी ने जो प्रदेश को दिया है, जो शहर को दिया है, ये काबिल तारीफ़ है। और मैं कहूँगा पब्लिक से भी कि आप इन चीज़ों को देखते हुए, मैं कहता हूँ बीजेपी को एक साइड, उनके आंकड़े देखो हर चीज़ का कि उन्होंने क्या किया है विकास के बाद, और कांग्रेस ने वास्तव में क्या किया है, उसको देखते हुए आपको अच्छा लगता हो तो गहलोत जी को सीएम बनाना, अन्यथा ये लगे कि कुछ नहीं किया तो आप ये मान के चलिए मोदी के बहकावे में कोई मत आना। मैं तो ये कहना चाहूँगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत आपको भी, ATL परिवार को, आप आए और आपने हमारी बातों को बेबाकी से रखवाया, मुद्दों की बातें रखी, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। तो ये थे हमारे साथ आज नीलेश खंडेलवाल जी, जिन्होंने हर सवाल का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया, और उन्होंने ये भी कहा कि इस बार बीजेपी की राह सिर्फ राजस्थान में ही नहीं बल्कि लोकसभा चुनावों में भी आसान नहीं होगी, और हर हाल में कांग्रेस एक बार फिर से राजस्थान में बड़ी जीत दर्ज करके सरकार दोबारा ज़रूर बनाएगी। मेरे सहयोगी नंदा के साथ मैं साची गुप्ता, ATL न्यूज़।